नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार क्या है आज खास विस्फोट में। पहली खबर में हम बात करने वाले हैं कि जंग भले ही मिडिल ईस्ट में चल रही हो, लेकिन अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर पहले से ज्यादा बारूद बरसा रहे हैं। अब जुबानी तीर भी बराबर से चल रहे हैं और इस जंग के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज रहा। जंग से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसकर दुनिया भर को टेंशन में डाल सकता है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ईरान ने पहले हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, दुनिया भर के लिए तेल और गैस की सप्लाई रोकी और अब हाहाकार मच गया है। हालात ये हो गए हैं कि कई देशों में लॉकडाउन लग गया है, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये कोरोना का काल नहीं है, लेकिन इस युद्ध काल की वजह से जरूर लोग एक बार फिर से कोरोना वाले संकट से जूझ रहे हैं। लोग घरों में कैद हो गए, मनमर्जी से कहीं जा नहीं सकते क्योंकि ऊर्जा का संकट गहरा रहा है। आज हम आपको दुनिया भर में छाए संकट के बारे में बताएंगे। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। अमेरिका ने ईरान के लिए अहम ठिकानों पर हमले तक किए। तेल कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन ईरान टूटा नहीं और अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार से जुड़े लोगों और कंपनियों पर रोक लगाई है। आज हम आपको अमेरिका के इस कदम के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे कि अमेरिका और इजरायल के हमलों का मुख्य मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाना आखिरकार क्यों रहा है। अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए और इस बार भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, लेकिन अब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने में सफलता नहीं मिली। अब खबर है कि दोनों देश मिलकर ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यह कतई आसान नहीं होने वाला है। आज हम आपको अमेरिका और इजरायल के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की अहम जानकारी। हॉर्मुज में जो स्थितियां बनी हुई हैं उससे जुड़ी हुई एक खबर आपको बताती हूं कि अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर पर हमला बोल दिया है। दक्षिणी ईरान के पास जहाज जास्क पर अटैक किया गया है। यूएस नेवी ने जास्क को निशाना बनाया था। ये जानकारी मिल रही है कि जास्क को निशाना यूएस नेवी की तरफ से बनाया गया और जहाज से 2 दिन बाद भी धुआं उठते हुए देखा गया है। ये वो अमेरिका की तरफ से किया गया हमला है जिसमें जहाज से अभी भी आपको धुआं दिखता हुआ नजर आ जाएगा। 2 दिन से इस ईरानी जहाज में आग लगी हुई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। अमेरिका ये कह रहा है कि हॉर्मुज में पाबंदी है, नाकेबंदी है तो है, यहाँ से कोई भी नहीं गुजरेगा। और ईरान जब जब यहाँ से प्रयास कर रहा है तब तब उसे इस बड़े हमले का सामना करना पड़ रहा है। अब ईरान के एक जहाज जिसका नाम जास्क है उस पर जो हमला किया गया उसके बाद 2 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके वहां से धुआं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ये जहाज नहीं सुलगाया है बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को भी आग लगा दी है। इसी के साथ ईरान की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई हुई नजर आती है क्योंकि दक्षिणी ईरान के पास से जो भी जहाज गुजरने का प्रयास कर रहे हैं उस पर यूएस नेवी इसी तरीके से हमले करते जा रही है और इन हमलों की वजह से अच्छा खासा नुकसान ईरान की अर्थव्यवस्था में हो रहा है। इसी बीच जानकारी ये मिल रही है कि ईरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान के उत्तरी शहर सारी में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से यूएस और इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। अब जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें सामने आई हैं ईरान में एक जगह जिसका नाम सारी बताया जा रहा है, वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही है। जहां तक कैमरे का मूवमेंट नजर आता है वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आते हैं। ये यूएस और इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं अपनी सरकार और सेना के साथ खड़े होकर। ईरान की सड़कों पर यह हुजूम बार बार देखने को मिलता है। हर रात यहां पर लोग इकट्ठे होकर के अपनी सरकार का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से वही समर्थन यहां पर देखने को मिल रहा है। ईरान के उत्तरी शहर सारी में ये लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है और प्रदर्शन के माध्यम से अच्छी खासी चेतावनी यूएस और इजराइल को दी जा रही है। तो ये 2 खबरें हैं कि किस तरीके से भले ही कहने के लिए, हालांकि अब ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये वेंटिलेटर पर है युद्ध विराम, ये सपोर्ट सिस्टम कभी भी वो हटा सकते हैं। तो ये कहने वाला जो युद्ध विराम लगा हुआ है उन सब के बीच में
यूएस नेवी ईरान की अर्थव्यवस्था को डिगाते हुए नजर आ रही है। बीच मझधार में इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं कि या तो ये जहाज वापस लौट जाए और अगर नहीं लौटते हैं तो ये यहीं डूब जाए और इस तरीके से उनके व्यापार को अच्छा खासा नुकसान वो पहुंचा दे। लेकिन ईरान के लोग अभी भी अपनी सरकार के साथ, सेना के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तरी ईरान से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग उत्तरी ईरान के शहर सारी में अपनी सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दे रहे हैं कि संभल जाओ, वरना जंग में हम भी उतरने के लिए तैयार है। और वहां पर 2 करोड़ लोगों ने खुद से बाहर आकर के ये कहा है कि जिस वक्त भी जरूरत पड़ी तो वो अपनी सरकार और सेना के समर्थन में युद्ध में कूद भी जाएंगे। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही है, भले ही तबाही की बयार ईरान में लगी है, भले ही जेब अमेरिका की कट रही है, लेकिन जंग की आंच पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। हॉर्मुज से होकर के दुनिया भर तक पहुंचने वाला तेल गैस की सप्लाई लगातार प्रभावित हो रही है। कई देशों में हाहाकार मच गया, लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए, पेट्रोल डीजल पर राशनिंग शुरू हो गई। अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि जंग से पूरी दुनिया में किस तरीके से ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। अट्ठाईस फरवरी को शुरू हुई ईरान और अमेरिका की जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद दुनिया अब बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने से कई देशों में महंगाई बढ़ रही है, उड़ानें कम हो रही हैं और सरकारों को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का मानना है कि इतिहास का सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा देशों ने करीब 200 नीतियां लागू की हैं ताकि ईंधन बचाया जा सके और आम लोगों पर असर कम हो। जंग की वजह से एक समय ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जबकि एशियाई देशों ने अपना बजट $70 प्रति बैरल मानकर बताया था। हालांकि युद्ध के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज का गला कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति होगी इसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और फिर अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी की। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई देशों को ईंधन बचाने के लिए उपाय लागू करने पड़े और कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। फिलीपींस ने ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया है। गरीब परिवारों को सब्सिडी दी गई है, लेकिन ऊंची ऊर्जा कीमतों की वजह से कारोबार और बाजार की रफ्तार धीमी पड़ गई है। थाईलैंड ने डीजल पर दी जा रही सरकारी सब्सिडी खत्म कर दी। अब सरकार दूसरे खर्चों में कटौती कर रही है। वियतनाम ने ईंधन टैक्स में छूट दी, लेकिन जेट फ्यूल की कमी के कारण उड़ानें कम करनी पड़ी। इससे पर्यटन उद्योग पर असर पड़ा, जो देश की जीडीपी का करीब 8% है। वियतनाम ने तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपने फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया। जापान पहले अपनी जरूरत का 95% तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता था, अब वो अमेरिका से तेल खरीद रहा है। बांग्लादेश ने ईंधन खरीद की सीमा तय कर दी। विश्वविद्यालय बंद किए जा चुके हैं और ऑयल डिपो पर सेना तैनात कर दी गई। LPG सिलेंडर की कीमत 900 टका से बढ़कर 1500 टका हो गई है, जबकि गारमेंट इंडस्ट्री का उत्पादन 30 से 40% तक घट गया है। यूरोप को खाड़ी देशों से जेट फ्यूल मिलना बंद होने के बाद अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा। महंगाई बढ़ने लगी तो कई देशों ने राहत पैकेज दिए। जर्मनी और इटली समेत 8 देशों ने कोयला संयंत्र बंद करने की योजना फिलहाल टाल दी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के मुताबिक संकट से एशिया प्रशांत क्षेत्र को तकरीबन $299 अरब यानी लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। करीब 88 लाख लोग गरीबी की तरफ जा सकते हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द नहीं खुला तो आने वाले महीनों में ईंधन, बिजली, इंटरनेट, खाद और ट्रांसपोर्ट सभी और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हॉर्मुज की वजह से दुनिया भर में टेंशन हो गई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने इसे लेकर के बड़ी आशंका भी जताई है। आशंका ये जताई गई है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को करीब 299 अरब डॉलर का नुकसान होगा। इसके साथ ही संकट की वजह से गरीबी की ओर करीब 88 लाख लोग जा सकते हैं, यह भी यूएनडीपी की तरफ से कहा गया। हॉर्मुज संकट नहीं सुलझने से बिजली, ईंधन, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ महंगा हो सकता है। ईंधन को लेकर के कई देशों ने अपने यहाँ पर कीमतें बढ़ा भी दी हैं। इंटरनेट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं, ईरान ये कह रहा है कि सी केबल्स को सुरक्षित चाहते हैं तो अब उस पर भी हम आने वाले वक्त में उस पर भी हम टैक्स लगा देंगे, और अगर ये टैक्स लग गया तो आपका इंटरनेट खर्चीला और महंगा होना तय है। हॉर्मुज संकट की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस हो गया। दुनिया के कई देशों में इसका असर देखा जा रहा है। सभी देश अपने अपने तरीके से इस एनर्जी क्राइसिस से निपट भी रहे हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि अलग अलग देशों ने इससे निपटने के लिए आखिरकार क्या कदम उठाए। सबसे पहले आप जानिए फिलीपींस के बारे में। सबसे पहला राष्ट्र था जिसकी तरफ से ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था फिलीपींस। लेकिन ऊर्जा आपातकाल घोषित करने के बाद कर क्या रहा है वो जरा जान लीजिए। ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया गया उसकी तरफ से। इसके साथ ही गरीब परिवारों को सब्सिडी देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में क्या हो रहा है? डीजल पर सरकारी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही दूसरे खर्चों में कटौती भी सरकार की तरफ से की जा रही है। ये सब्सिडी इसलिए खत्म की गई है ताकि लोग कम से कम डीजल का, ईंधन का उपयोग करें। इसके साथ बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जरूर सब्सिडी की योजना उनकी तरफ से लाई जा रही है कि पारंपरिक तरीकों से हटकर ऊर्जा के जो नए आयाम हैं उनको पाने के लिए उन नए नियमों को अपनाया जाए। इसलिए बायोडीजल की तरफ लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है सब्सिडी योजना देकर। अब बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम में क्या हो रहा है कि सरकार ने ईंधन टैक्स में छूट दे दी, लेकिन जेट फ्यूल की कमी के कारण उड़ानें प्रभावित हो गई और इस वजह से पर्यटन उद्योग पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वियतनाम हो या थाईलैंड हो या फिर फिलीपींस हो, हर जगह टूरिज्म पीक पर होता है, लेकिन टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है ईंधन की कमी की वजह से। तेल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल वियतनाम की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जापान भी ऐसा पीछे नहीं है। जापान हालांकि अपनी जरूरत का 95% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है और जापान अब अमेरिका से तेल खरीद रहा है, उसकी मजबूरी है ये। लेकिन इसकी वजह से जापान पर शिपिंग लागत और समय दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पाकिस्तान के हाल तो इससे भी ज्यादा खराब हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, महंगाई बढ़ गई है। मई में पेट्रोल की कीमत 414.78 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हुआ करती है। हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 414.58 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर। और बीते 3 महीने की अगर बात की जाए तो पेट्रोल हो, डीजल हो, दोनों के दामों में करीब 64% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने 4 दिन का वर्क वीक लागू करके आधे सरकारी कर्मचारियों तक को वर्क फ्रॉम होम करा दिया है। चीन क्या कर रहा है? चीन ईंधन और उर्वरक निर्यात सीमित कर रहा है। मार्च महीने में ही उसने पेट्रोल और डीजल का निर्यात रोक दिया था पूरे तरीके से। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ने एलएनजी निर्यात पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्हें खुद आवश्यकता है। B50 बायोडीजल प्रोग्राम लागू करने में तेजी इंडोनेशिया की तरफ से दिखाई जा रही है। बांग्लादेश की तरफ से ईंधन खरीद की सीमा तय कर दी गई है। यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई है और ऑयल डिपो पर सेना तैनात कर दी गई है ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ करके 1500 टका, बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, उतनी कर दी गई है 1500 टका। गारमेंट इंडस्ट्री का उत्पादन 30 से 40% तक घट गया है क्योंकि ईंधन की आवश्यकता वहां पर भी है।
अब भारत के एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल की बात करते हैं, जहां खाली एलपीजी सिलेंडर में केवल आधी गैस भरना है, ऐसा फैसला लिया गया है और स्टॉक को ज्यादा समय तक चलाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मार्च में ही रसोई गैस पर राशनिंग की शुरुआत कर दी गई है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, वो ये कहती है कि 60 देश हैं जिसमें 200 पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ईंधन को बचाया जा सके। अब आप समझ जाइए कि ये संकट कितना बड़ा है जो मिडिल ईस्ट वॉर के साथ शुरू हुआ है। दुनिया के कई देशों ने अपने अपने तरीके से एनर्जी क्राइसिस से निपटना भी शुरू कर दिया है, अपनी अपनी योजनाएं बनाई, लेकिन इसके साथ ही दुनिया पर एक बड़ा खतरा भी मंडराने लगा है। दुनिया भर में कोयले का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को खतरा भी बढ़ते जा रहा है। दक्षिण कोरिया में कोल आधारित पावर प्लांट्स अभी बंद नहीं होंगे, यह कह दिया गया है। थाईलैंड में बड़े कोल आधारित पावर प्लांट से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, कोयले का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, यानी प्रदूषण और ज्यादा होने वाला है। जो ये कहा गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करते हैं, पेरिस समझौता जो कभी हुआ था 1984, उसके तहत ये कहा गया था कि कार्बन इमिशन को हमें सबसे ज्यादा निचले स्तर पर लाना है, लेकिन इस ऊर्जा संकट की वजह से कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। बात फिलीपींस की करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया, पहला राष्ट्र जहां पर राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया और कोल आधारित पावर प्लांट्स में कामकाज बढ़ाने की योजना है। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी कोल आधारित पावर प्लांट्स बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कपड़ा इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब ईंधन के तौर पर डीजल नहीं है तो दूसरे तरीकों पर शिफ्ट होना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ कोयला रह जाता है। खबर यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास न्यूक्लियर सबमरीन देखे जाने की खबर सामने आई है। न्यूक्लियर सबमरीन आखिरकार जिब्राल्टर स्ट्रेट पर क्यों पहुंचाई गई है, यह सबसे बड़ा सवाल है। भारी सुरक्षा के बीच मिडिल ईस्ट की ओर यह पनडुब्बी बढ़ गई है और इस सबमरीन्स में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें तक तैनात की जा सकती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन है जो जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास देखी गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई और इसके पहले ही फारस की खाड़ी में ही उनकी तरफ से मरीन कमांडो उतार दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। 1000-2000 नहीं बल्कि 10,000 मरीन कमांडोज उतारे गए थे। अब ऐसे में जिब्राल्टर स्ट्रेट में भी हलचलें बढ़ गई हैं। जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई है उसे उतार दिया गया है और इसमें टॉमहॉक मिसाइलें भी हो सकती हैं। बर्बादी की इबारत लिखने की जो तैयारी है वो अमेरिका की तरफ से बखूबी कर दी गई। अमेरिका हर तरफ तैनातियां करते जा रहा है। इराक में उसने तैनाती कर दी, जिब्राल्टर स्ट्रेट में उसने तैनाती कर दी, फारस की खाड़ी में वो पहले से बैठा हुआ है, इजराइल में वो लगातार वहां पर रक्षा उपकरणों को भेजते जा रहा है। तो ये तैयारी युद्ध समाप्ति की नहीं है, बल्कि वक्त लेकर के एक बड़े युद्ध की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं कैलिफोर्निया की मेयर इलीन वांग पर गंभीर आरोप लगे हैं कि चीन के एजेंट के तौर पर काम वो कर रही हैं। कैलिफोर्निया की अर्काडिया शहर की मेयर वांग पर आरोप है कि विवाद के बाद इलीन वांग ने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ये जहां पूरा युद्ध चल रहा है, ऐसे में चीन और रशिया की भूमिका को भी भूलना नहीं चाहिए। अब कैलिफोर्निया की मेयर इलीन वांग पर यह गंभीर आरोप है कि वो चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रही है और अगर वो ऐसा कर रही है तो चाइना सीधे सीधे ये मदद ईरान तक पहुंचाने के लिए उनका उपयोग कर रहा है। कैलिफोर्निया के अर्काडिया शहर की मेयर वांग पर जो आरोप लगे उसके बाद उन्होंने विवाद को बढ़ता देख करके अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ जिब्राल्टर स्ट्रेट में हलचलें तेज हो गई हैं। न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर पहुंचा दी गई है। युद्धपोत की तैनाती, न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, एयरफोर्स से जुड़े हुए सैनिकों की तैनाती, तो ये तैनातियां ईरान में शांति के लिए कतई नहीं है, बल्कि अमेरिका जो सोच करके निकला है कि वो ईरान को झुका देगा, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। जंग की वजह से दुनिया संकट में है, ईरान और अमेरिका टेंशन में है। जंग खत्म करने की कोशिशें हैं दिखावे वाली, लेकिन कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी कोई ऐसा है जो फायदे में है।
अब हम आपको ऐसे ही किरदार के बारे में बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सा किरदार है जो इस युद्ध की घड़ी में भी अपना फायदा निकाल करके ले आया। ईरान के एक्शन से दुनिया भर की शिपिंग लाइंस प्रभावित हुई हैं। ऊर्जा लाइन पर संकट मंडरा रहा है। होर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन थम चुकी है और अब इसका फायदा पनामा नहर को मिल रहा है। दरअसल ईरान और अमेरिका ने होर्मुज में ऐसी नाकाबंदी लगाई कि दुनिया टेंशन में आ गई। अब इसका फायदा दूसरी शिपिंग लाइंस उठा रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज में रुकावट के बाद ज्यादातर जहाज सेंट्रल अमेरिकी सी रूट की ओर मुड़ रहे हैं, जिससे पनामा नहर की कमाई में 15% तक की बढ़ोतरी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा नहर के सीएफओ विक्टर वियल का दावा है कि फरवरी के आखिर में जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से रोजाना शिपिंग ट्रैफिक में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि जहां जंग से पहले रोजाना 34 जहाज पनामा नहर से गुजरते थे, फिलहाल औसतन 38 जहाज गुजरते हैं, जबकि किसी दिन तो 40 से 41 जहाज भी इस लेन से गुजरते हैं। दरअसल ईरान की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। उसके प्रॉक्सी संगठन हूती की वजह से बाब अल मांडेब भी बंद होता दिख रहा है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच मौजूद बाब अल मांडेब वैश्विक व्यापार का एक अहम रूट है। इस स्ट्रेट के प्रभावित होने से स्वेज कैनाल से होने वाली कमाई प्रभावित हुई है। अब यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देश जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्वेज कैनाल और बाब अल मांडेब होते हुए एशियाई देशों तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में अब ये भी ऑल्टरनेट रूट खोज रहे हैं। एशियाई ट्रेडर्स तेल, ईंधन और कोयले जैसी सूखी थोक चीजों की तलाश में हैं। ये चीजें अक्सर अमेरिका गल्फ कोस्ट से इस जलमार्ग के जरिए भेजी जाती हैं। पनामा नहर यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों और एशियाई देशों के बीच व्यापार का एक अहम रास्ता बन सकता है। खबरों के मुताबिक पिछले महीने एक गैस टैंकर ने नहर पार करने के लिए $4 मिलियन का भुगतान किया था। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कीमत $1 मिलियन से कम ही रही। बताया जा रहा है कि पनामा नहर ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के वित्त वर्ष में $5.71 बिलियन के रेवेन्यू पर $4.1 बिलियन का मुनाफा कमाया, जबकि सितंबर 2026 में खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए मौजूदा रेवेन्यू का अनुमान 5.8 बिलियन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदी लगी तो पनामा स्ट्रेट पर बिजनेस का दबाव बढ़ा और इसके साथ साथ फायदा भी। पनामा स्ट्रेट दुनिया का एक अहम जल मार्ग है। हॉर्मुज बंद होने से पनामा स्ट्रेट से होने वाली कमाई में भारी इजाफा हो गया है। इस कमाई में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में आपको बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में संघर्ष से पनामा को फायदा देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ सेंट्रल अमेरिकी सी रूट की ओर ज्यादातर जहाज मुड़ गए हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में तो 1500 जहाज लाइन में खड़े हुए हैं 20,000 क्रू मेंबर्स के साथ। पनामा नहर की कमाई में करीब 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। युद्ध से पहले यहां से जो व्यापार होता था वो 1.5% का होता था और इसमें उछाल सीधे 15% तक पहुंचा गया है। युद्ध के दौरान शिपिंग ट्रैफिक करीब 20% तक यहां से बढ़ गया है। यहां से आवाजाही उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है। पहले पनामा नहर से रोजाना करीब 34 जहाज गुजरा करते थे जो यहां से व्यापार होता था उससे जुड़े हुए, लेकिन युद्ध के दौरान रोजाना यहां से अब औसतन है ये 38 जहाज गुजरने लगे हैं। अपने आप में बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई। कभी कभी तो पनामा नहर से 40 से 41 जहाज भी गुजरते हैं, ये भी दर्ज किया गया है।
1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए वित्त वर्ष में कमाई पनामा स्ट्रेट से बढ़ चुकी है। ये उनके लिए अच्छा है। पनामा नहर की कमाई करीब 5.71 बिलियन डॉलर हो गई है। लेकिन पनामा नहर से 4.1 बिलियन डॉलर का लाभ भी हुआ है। लेकिन एक बात ये भी समझिएगा कि रूट जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ रहा है और वक्त भी बढ़ रहा है। तो ये पनामा के लिए तो अच्छा है, पनामा स्ट्रेट के लिए अच्छा है, लेकिन दुनिया भर के व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया भर में कई जगह दो बड़े समुद्र के बीच पतला सा जलीय रास्ता होता है, जिसे जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट कहते हैं। दुनिया के अहम स्ट्रेट में बाब अल मंडेब और हॉर्मुज शामिल है। मिडिल ईस्ट का पूरा व्यापार यहीं से होता है। इनके अलावा और भी कई ऐसे जलमार्ग हैं जो व्यापारिक रूप से काफी अहमियत रखते हैं। लेकिन वो कौन कौन से रूट है जो कि अहमियत रखते हैं, उसके बारे में जरा जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश चैनल दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस के बीच में ये मौजूद है। इंग्लिश चैनल 29.9% का व्यापार वहां से होता है। अब देखिए, यही पनामा कैनाल की मैं बात कर रही थी, जहां से 1.2% का व्यापार हुआ करता था, लेकिन अब इस युद्ध के दौरान ये बढ़कर के 15% हो गया है। इंग्लिश चैनल के अनुसार अटलांटिक सी और उत्तरी सागर के बीच का ये हिस्सा है, यहाँ से भी व्यापार होता है, अच्छा खासा होता है। 29.9% का व्यापार होता है। इसके अलावा दुनिया के ये सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक है, क्योंकि व्यापार भी 30% के लगभग होता है। तो ऐसे में व्यस्त रूट भी है ये। लेकिन ब्रिटेन का ये अहम समुद्री सुरक्षा कवच है। यहाँ से हर जगह व्यापार हो सकता है, लेकिन बहुत से देशों के लिए ये दूर भी हो सकता है। चैनल के नीचे ब्रिटेन फ्रांस के बीच अहम रेल मार्ग भी यहीं पर स्थापित है, इंग्लिश चैनल के नीचे। इंग्लैंड के डोवर और फ्रांस के कैलिस पोर्ट को यह आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, जिससे व्यापार को और ज्यादा तेजी मिलती है। अब बात करते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट की, जहां से 27.8% का व्यापार होता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में यह कुदरती जलमार्ग, इसे बनाया नहीं गया है, ये पहले से वहां पर मौजूद है। और इस स्ट्रेट से रोजाना करीब 300 जहाज गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ से भी व्यापार अच्छा होता है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में ये कारोबार की अहम कड़ी है जिब्राल्टर स्ट्रेट। 14 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग भूमध्य सागर का ये प्रवेश द्वार है। ये जितने जलमार्ग हैं, इनकी चौड़ाई हमेशा कम होती है। अब वैश्विक माल परिवहन और पर्यटन के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान भी है, महत्वपूर्ण स्ट्रेट भी है। अमेरिका से लेकर के यूरोप तक, ब्रिटेन तक, सब कहीं यहीं से क्योंकि व्यापार होता है। बात करते हैं सुएज कैनाल की, इसे बनाया गया था। ये इजिप्ट का एक अहम मानव निर्मित समुद्री जलमार्ग है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच मौजूद है और यहां से भी अच्छा खासा व्यापार होता है। यूरोप और एशिया के बीच में ये सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, क्योंकि इसे बनाया गया है। ये पहले से तमाम जो कैनाल से उनकी तरह निर्मित नहीं है। सुएज कैनाल यहाँ से 22.9% का व्यापार होता है। बावजूद इसके अच्छा खासा व्यापार होता है, मैन मेड है ये। वैश्विक व्यापार का करीब 12% हिस्सा यहीं से गुजरता है। कंटेनर ट्रैफिक का करीब 30% हिस्सा सुएज से गुजरता है। तो ये स्थिति है सुएज कैनाल की। यहाँ से तेल हो, LNG हो, दूसरी चीजों के परिवहन का अहम रूट है, सबसे मुख्य रास्ता है। जहाजों पर ट्रांजिट फीस या नेविगेशन टोल इजिप्ट यहाँ पर वसूलता है, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से इसे बनाया गया है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी यानी कि चाइना की नब्ज, वो नब्ज जो वक्त वक्त पर दबती भी रहती है अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो एहसास दिलाता रहता है पूरी दुनिया को कि साउथ चाइना सी पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है, क्योंकि यहां से व्यापार 37.1% का होता है। दुनिया का सबसे अहम और तनावपूर्ण जलमार्ग है। हर बार ये यहाँ से अपने हिसाब से चीजों को बदलते रहते हैं। सालाना करीब 250 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, व्यापार यहाँ से, इस रूट से होता है साउथ चाइना सी से। तेल गैस के विशाल भंडार और मछली पालन का ये अहम केंद्र भी है साउथ चाइना सी। पूर्वी एशिया को यूरोप और अरब से जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की फीस कम हो जाती है। प्रशांत और हिंद महासागर के बीच मौजूद अहम जलमार्ग भी है साउथ चाइना सी। चीन का फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान के साथ तनाव साउथ चाइना सी को लेकर के ही देखने को मिलता है। ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहां से जो व्यापार होता है उस पर चाइना ये कहता है कि साउथ चाइना सी पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है।
इसके अलावा पनामा कैनाल भी है, हॉर्मुज भी है, जिस पर अभी सबसे ज्यादा नाकेबंदी हम देख रहे हैं। तो ये दुनिया भर के सबसे इंपॉर्टेंट वो चेक पॉइंट है जहां से आपके घर का तेल, गैस, एलपीजी, एलएनजी सब कुछ गुजरता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका आखिरकार ग्रीनलैंड को लेकर के क्या करने वाला है। अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेकर के बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि अपनी सैन्य मौजूदगी पुख्ता करने की तैयारी यूएस ग्रीनलैंड के लिए करते जा रहा है और डेनमार्क के साथ भी हाई लेवल बातचीत जारी है। एक तरफ वियतनाम को कब्जाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है कि हम उससे अपना 51वां वेनेजुएला को हथियाने की तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है कि हम उसे 51वां राज्य बनाएंगे। दूसरी तरफ ईरान पर वो पाबंदियां कस रहा है। तीसरी तरफ उसने ग्रीनलैंड को लेकर के सुरक्षा कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि अपनी सैन्य मौजूदगी वहां पर वो पुख्ता करने की तैयारी में है और डेनमार्क के साथ हाई लेवल बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक इस कार्यकाल में रहेंगे तब तक दुनिया भर में तबाही तय समझिए। हर वक्त ये ढिंडोरा पीटने वाले 8-9 देशों का युद्ध रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप हर देश को युद्ध में झोंकने पर उतारू हो गए। मैक्सिको के साथ उनका विवाद है, उसे भी वो अपने अमेरिकी राज्य घोषित करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कनाडा के साथ उनका विवाद है, हालांकि कनाडा से थोड़ा पीछे हटे, लेकिन कब तक। ग्रीनलैंड वो पहले से नजर टिका करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में संकट को लेकर के टेंशन में है ट्रंप। ईरान के साथ बातचीत से निराश है ट्रंप। तेहरान पर बातचीत को जानबूझ करके लंबा खींचने की आशंका जता रहे हैं। ईरानी नेतृत्व में मतभेद के कारण बातचीत खींचने का शक है। हालांकि ईरान बार बार इन बातों से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की तरफ से, लेकिन सच इससे इतर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं है, इसलिए वो बातचीत से पीछे हट रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी बातचीत का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ ईरान पर डाल करके हाथ धो लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत भी ना हो, और अगर हो भी तो अमेरिका की शर्तों पर, और अगर अमेरिका की शर्तों पर बातचीत नहीं होगी तो ये समझ लीजिए कि ईरान का नक्शे से गायब होना अमेरिका तय करके बैठा हुआ है। अमेरिका की तैयारियां ऐसी है, न्यूक्लियर सबमरीन वो तैनात कर रहा है, जिब्राल्टर स्ट्रेट तक उसने पहुंचा दिए, वहां से आगे भी बढ़ा सकता है। इराक में उसने तैनाती कर दी है, इजराइल में उसने तैनाती कर दी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप दरअसल ये मानते हैं कि ईरानी नेतृत्व में मतभेद है, इस वजह से ये बातचीत नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर के भी वो कमर कस रहे हैं। डेनमार्क के साथ हाई लेवल मीटिंग चल रही है, यानी अभी एक और युद्ध अमेरिका लड़ेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए खर्ग आइलैंड पर हमला किया। हालांकि उस दौरान ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं किए जाने की बात कही गई। हॉर्मुज पर नाकेबंदी की गई। दावा किया गया कि ईरान को आर्थिक नुकसान हो रहा है और अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। जहां ईरान अमेरिकी सेना पर हमले कर रहा है, अमेरिका को हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी की, ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों पर रोक लगाई। सेंटकॉम का दावा है कि अब तक 60 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया जा चुका है और अब अमेरिका ने ईरान के व्यापार को लेकर बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 10 लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। आरोप है कि कंपनियां ईरानी तेल को चीन तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल बिक्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल हथियार और परमाणु कार्यक्रमों में कर रहा है।
अमेरिका के इस कदम को ट्रंप के चीन दौरे से पहले बड़ा कूटनीतिक दबाव माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 मई से चीन दौरे पर बीजिंग जाने वाले हैं, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि IRGC तेल बेचने के लिए अलग अलग देशों में मौजूद फर्जी या फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल करती है। इन कंपनियों के जरिए ईरान अपनी पहचान छिपाकर तेल बेचता है और उससे मिलने वाला पैसा अपनी सरकार और सैन्य गतिविधियों में इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने जिन कंपनियों और लोगों पर कार्रवाई की है, उनमें ईरान के 3 लोगों के साथ ही हांगकांग और UAE की 9 कंपनियां शामिल हैं। इन सभी की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां अब फ्रीज कर दी जाएंगी। साथ ही अमेरिकी कंपनियों और नागरिक इनके साथ किसी भी तरह का व्यापार या लेन देन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका पहले से ही ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका की ओर से साफ कहा जा चुका है कि वो ईरान को हथियार कार्यक्रम, परमाणु गतिविधियों और प्रॉक्सी संगठनों के लिए पैसा जुटाने से रोकना चाहता है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बनाया जाएगा। ईरान और अमेरिका इजराइल तनाव का असर दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इससे तेल सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। मार्च में अमेरिका ने तेल की कमी को देखते हुए ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार और बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के चीन दौरे में व्यापार विवादों के साथ ईरान का मुद्दा भी अहम रहेगा। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर ज्यादा दबाव डाले। इससे पहले अमेरिका चीन की 3 सैटेलाइट कंपनियों और कई हांगकांग की कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा चुका है। वहीं यूएस ईरान बातचीत को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि मुस्तफा को बातचीत में बाधा माना जा रहा है। इजरायली मीडिया ये कह रही है कि मुस्तफा ने शांति वार्ता को सीमित स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा है। शांति वार्ता के लिए मुस्तफा की जो शर्तें हैं वो कठोर है। हालांकि बार-बार अमेरिका भी यही कह रहा है, इजरायल भी यही कह रहा है, ईरान कह रहा है कि ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्तफा की तरफ से ये बार-बार एक नया शांति मसौदा जरूर तैयार किया जाता है जो कि ईरान अमेरिका को पहुंचाता है। अब ऐसे में इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी है कि मुस्तफा बातचीत में सबसे बड़ी बाधा है और मुस्तफा ने ही शांति वार्ता को सीमित स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कहा है। शांति वार्ता के लिए मुस्तफा की शर्तें कठोर है, इस वजह से ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये तमाम आरोप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी इस पर ईरान का भी जवाब आएगा। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की धमकी देखने को मिली है कि यूएस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। बी गालिबाफ संसद के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से यह धमकी दी गई है। हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन, ये बी गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान सब कुछ खोने के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा दर्द है कि जब उसने पूरे तरीके से ईरान को खत्म कर दिया है तो अब भी ईरान आखिरकार झुक क्यों नहीं रहा है। बी गालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे और हमारे जवाब से दुश्मन सन्न रह जाएगा, हैरान रह जाएगा। इजरायली मीडिया ये कह रहा है ईरान को लेकर कि मुस्तफा की शर्तें कठोर हैं, इसीलिए ये बातचीत नहीं बन पा रही है और मुस्तफा खामनेई बातचीत के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अब उस बाधा के बारे में कोई जानता नहीं है, वरना अमेरिका का बस चले तो मुस्तफा खामनेई को भी वो उखाड़ फेंके, क्योंकि वो वैसे भी ईरान के अंदर एक कट्टरपंथी सरकार नहीं चाहते हैं और 2019 में बाकायदा कट्टरपंथी होने की वजह से मुस्तफा खामनेई पर वो पाबंदी भी लगा चुके हैं। तो ये स्थितियां बनी हुई है, युद्ध रुका हुआ है के साथ साथ दुनिया रोक दी गई है इनकी तरफ से। अमेरिका और इजराइल के ईरान में टारगेट्स अभी भी अधूरे हैं और उनका सबसे बड़ा टारगेट था ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना, लेकिन दोनों ही देशों ने उनकी हाईटेक सेनाएं
शानदार खुफिया एजेंसी, भारी दबाव, सब कुछ मिलकर के भी ईरान को तोड़ नहीं पाए और अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम समझौते की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनते दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर मोस्टफा ने जवाब दिया तो समझौते की संभावना लगभग खत्म हो गई। जवाब अमेरिका पहुंचा तो ट्रंप भड़क गए, क्योंकि ऐसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं थी। ईरान के जवाब के बाद अब जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक जो संकेत मिल रहे हैं वो डराने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के केंद्र में तेहरान पर कब्जा और संवर्धित यूरेनियम को ईरान के परमाणु केंद्रों से बाहर निकालना होगा। लेकिन यह ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान का जवाब मिलने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर भविष्य के प्लान पर बात की, जिसमें जंग शुरू करने और ग्राउंड ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन ईरान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम है, जिसे निकाले बिना ईरान की परमाणु शक्ति बनने की उम्मीदें तोड़ना असंभव है। संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम को किसी न किसी समय निकालने में कामयाब रहेगा। उधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी ट्रंप से बात हुई और वो ऐसा मानते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन से यूरेनियम को बाहर लाया जा सकता है। ट्रंप और बेंजामिन के बयान से साफ है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है, ताकि संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकाला जा सके। हालांकि इसके लिए अमेरिका और इजराइल को इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाना होगा, जिसमें हजारों सैनिकों की आवश्यकता होगी। माना जाता है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान के अंडरग्राउंड ठिकाने में संवर्धित यूरेनियम दबा हो सकता है। यहां हर वक्त बड़ी संख्या में ईरानी सेना मौजूद रहती है। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद सैन्य तैनाती को तबाह करना होगा, जिसके बाद यूएस और इजराइल के सैनिक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से केंद्रों के आसपास जमीन पर उतरेंगे। उनके साथ न्यूक्लियर सर्च टीम भी होगी ताकि यूरेनियम का पता लगाया जा सके। हालांकि अमेरिका और इजराइल के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला है। नतांज परमाणु केंद्र, फोर्दो संवर्धन प्लांट और इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ईरान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ माने जाते हैं। इजराइल ने 40 दिन के युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा हमले ईरान के इन्हीं इलाकों पर किए थे। माना जाता है कि पहाड़ों और जमीन के नीचे बनी इन अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्री गेट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जमीन पर स्पेशल टीमों को परमाणु केंद्रों में एंट्री के लिए सबसे पहले यहां मौजूद मलबे को हटाना होगा, जिसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत होगी। यहाँ क्रेनें एयरलिफ्ट की जाएंगी, जिसके बाद इन दरवाजों में एंट्री का रास्ता तैयार किया जाएगा। जिसके बाद कहीं सेना उस एरिया तक पहुंच सकेगी जहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो सकता है, जिसे निकालने के लिए यूरेनियम को विशेष कंटेनर्स में भरा जाएगा और ट्रकों से बाहर लाया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में कई दिन, हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इतने वक्त तक ईरानी सेना को रोकना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका को डर है कि उसके ऑपरेशन से पहले ईरान संवर्धित यूरेनियम को यहां से हटाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइट दिन रात ईरान के परमाणु केंद्रों पर नजर रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि परमाणु केंद्रों की निगरानी के लिए स्पेस फोर्स नाम की एक टीम बनाई गई है, वो उस पर नजर रख रही है। अगर कोई भी उस जगह के आसपास भी आया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर यूरेनियम को निकालने की तैयारी में है, लेकिन उसकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते, स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का ना तो कोई मैप है और ना ही कोई गाइड। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा और अमेरिकी सैनिक ईरान के लिए आसान टारगेट बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम के दुश्मन रहे। दोनों देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हर स्तर तक जा सकते हैं। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए अब तक कई बार प्रयास किए हैं।
दोनों देशों के ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जून 2025 में क्या हुआ। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के हमला कर दिया था। ईरान के ऊपर यह हमला किया गया था। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से संबंधित कई वैज्ञानिक इस दौरान मार दिए गए थे। इसके साथ ही साल 2026 में ईरान के परमाणु केंद्रों पर कई हमले किए गए। 2025 में जो हमले किए गए थे, नतांज, इस्फहान, फोर्दो, सबको नष्ट कर दिया गया है। यह अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था, लेकिन उसके बाद ईरान ने वापस से उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था। 2026 में ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खोजने में CIA और मोसाद अभी तक जुटी हुई है। कोई नहीं जानता, IAEA जैसी संस्था नहीं जानती कि 440 किलोग्राम यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम आखिरकार कहां पर रखा हुआ है। ऐसे में CIA और मोसाद को यह काम दिया गया है कि आप सर्च करिए और उसके बाद हमें बताइए। यूएस ने ईरान में अपने पायलट्स को बचाने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे पायलट्स को बंदी बनाया गया है ईरान की तरफ से। यूएस पर रेस्क्यू के बहाने एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश का आरोप लगा। आपको याद होगा एक तस्वीर कि सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से कर दिया गया था। इसलिए उस पर यह आरोप लगे थे कि सिर्फ और सिर्फ पायलट को नहीं छुड़ाने आए थे, ये लोग एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में जानकारी निकालने के लिए आए थे। ईरान पर एनरिचमेंट प्रोग्राम सीमित करने के लिए दबाव बना रहा है अमेरिका। ईरान कह रहा है कि 5 साल के लिए ठीक है, अमेरिका कह रहा है कि 20 साल तक कोई एनरिचमेंट नहीं। सवालों के घेरे में है ईरान का परमाणु प्रोग्राम। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ईरान अभी तक परमाणु कार्यक्रम में आगे बढ़ चुका है, उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं, लेकिन संस्थाएं और अमेरिका अभी भी इस बात की पुष्टि करने में लगा हुआ है। हथियार नहीं बनाने थे तो 60% तक संवर्धन स्तर ले जाने की आवश्यकता क्या थी? सबसे बड़ी बात यह और सबसे बड़ा सवाल भी यही। अमेरिका लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम वो रोक नहीं पाया है। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है और यही वजह है कि दोनों मिलकर के ईरान से संवर्धित यूरेनियम दूर करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसके लिए बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एक बड़ा विकल्प तलाशते जा रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के तहत कहां पर उन्हें और क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो कार्रवाई फोर्दो, नतांज और इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम के होने की उम्मीद के साथ शुरू होगी। 2025 में इन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया था। 2026 में भी तैयारी वही है। संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से यूएस और इजराइल के सैनिक ईरान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, वही एक माध्यम बचता है। इसके साथ यूरेनियम का पता लगाने के लिए न्यूक्लियर सर्च टीम भी अमेरिका इन सैनिकों के साथ भेज सकता है, क्योंकि तभी वो ऑपरेशन सफल हो पाएगा, तभी जाकर के उन्हें शायद वो एनरिच्ड यूरेनियम मिल जाए। जंग के दौरान तबाह हो चुके न्यूक्लियर फैसिलिटी के गेट नतांज से लेकर फोर्दो तक, इस्फहान तक, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह तो की गई है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जहां दोबारा से काम शुरू ना हो सके। रास्ता बनाने के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत होगी, लेकिन और अमेरिका ये करेगा कैसे? संवर्धित यूरेनियम तक इनके सैनिक पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि तैयारी वही होगी। विशेष कंटेनर्स में भर करके बाहर यूरेनियम लाया जा सकता है। तो तैयारियां तो तमाम कर ली गई है, लेकिन ये सफल बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका के लिए केवल परमाणु केंद्रों के पास ही नहीं, बल्कि पूरे ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल हो सकता है और इसकी बड़ी वजह है ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है? ईरान का सबसे पहले कुदरती कवच। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार, ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज की पहाड़ियां, मध्य में दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान। सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा। भीषण गर्मी और पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब आपको बताती हूं कि ईरान में अमेरिका के लिए क्या क्या चुनौतियां मौजूद है। सबसे पहली चुनौती उनके लिए होगी भौगोलिक और सैन्य परिस्थितियां, जो उनके हिसाब से वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईरान की जो सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर मानी जाती है।
जो सालों तक जमीनी ऑपरेशन वहां पर चला सकते हैं। सेना को गोला बारूद की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती यहां पर होगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका बोझ पड़ सकता है। IRGC से जंग होगी, अनुशासित और विचारधारा से, क्योंकि ये प्रेरित है और पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाएगा, अमेरिकी बेस पर हमले बढ़ाएगा और वैश्विक स्तर पर यह युद्ध फैल जाएगा। इसके साथ राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें भी अमेरिका की बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिकी लोग जमीनी जंग कतई नहीं चाहते। ट्रंप प्रशासन पर इसकी वजह से सियासी प्रेशर बढ़ सकता है। सीज फायर पर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है, वो मैं आपको बताती हूं। उनका कहना है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है ये सीज फायर। वेंटिलेटर पर वो उसे करार दे रहे हैं कि ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है। ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वही रटा रटाया जवाब भेज दिया कि हमें आपका प्रस्ताव पसंद नहीं आया, किसी भी कीमत पर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि वो इसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं। 1, 2, 3 सारे मसौदे रिजेक्ट कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। ईरान बार बार अपना एक नया मसौदा भेजता है और उसे ट्रंप ये कह करके वापस कर देते हैं कि हमें आपका ये मसौदा समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। और उसके बाद एक बात और कि ईरान के अंदर राजनीतिक बिखराव है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार हमें किससे बातचीत करनी है। दूसरी तरफ यूएई को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि यूएई ने ईरान के लावान द्वीप पर हमले कर दिए हैं और लावान में तेल रिफाइनरी पर एक बड़ा अटैक किया गया है। यूएई ने सार्वजनिक तौर पर हमलों की बात को हालांकि स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस युद्ध में यूएई भी उतर आया है ईरान के खिलाफ। और यूएई ने ईरान के लावान द्वीप पर जो हमले किए हैं उसे स्वीकार तो कतई नहीं किया और स्वीकार करेगा भी। इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए यूएई पर, तो यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जवाब आया कि हम अपने बचाव के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए इस बात को जोड़ करके देखा जा रहा है कि यूएई ने ईरान की लावान पर हमला किया है, तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। हालांकि यूएई सार्वजनिक तौर पर इन हमलों की बातों को कतई स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका जरूर इन्हें संरक्षण देता है उन तमाम कंट्रीज को जहां पर उसके बेसिस बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर हमले नहीं रुके, इसलिए यूएई भी आगे बढ़ गया। जंग अमेरिका और ईरान के बीच है, लेकिन ईरान ने पूरी खाड़ी में तबाही मचा दी। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तो तबाह किए ही किए, खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी बर्बाद कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान की सबसे ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन यूएई पर बरसे हैं और जानकारी है कि यूएई की सेना भी जंग में अहम किरदार निभा रही है। यूएई अरब जगत का एक अहम देश है। यह हॉर्मुज के एक ओर मौजूद है, लिहाजा हॉर्मुज संकट से भी ये जुड़ा हुआ है। जंग के दौरान यूएई के अहम ठिकानों पर हमले हुए। ईरान ने यूएई की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया। खबर तो यहाँ के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाने की भी है। जानकारी मिली कि यूएई खामोशी से ईरान पर हमले करने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की लावान आइलैंड रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने यूएई और कुवैत पर मिसाइल हमले किए। हालांकि यूएई ने हमलों की पुष्टि नहीं की, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच यूएई का नाम भी सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने ईरान पर हमले किए। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने अप्रैल की शुरुआत में ईरान के लावान आइलैंड स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। बताया गया कि हमले के बाद रिफाइनरी में बड़ी आग लग गई थी और उसका बड़ा हिस्सा कई महीनों के लिए बंद हो गया। ईरान ने उस समय कहा था कि उसकी रिफाइनरी पर दुश्मन ने हमला किया। बताया जा रहा है कि इसके जवाब में ईरान ने यूएई और कुवैत की तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने खामोशी से यूएई और दूसरे खाड़ी देशों की मदद का स्वागत किया। हालांकि यूएई ने सार्वजनिक तौर पर हमलों की बात नहीं मानी, लेकिन अगर ये घटनाएं सही हैं, तो इसका सीधा मतलब होगा कि यूएई अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो चुका है। यूएई के विदेश मंत्रालय का कहना है कि देश को उसके खिलाफ होने वाले हमलों का जवाब देने का अधिकार है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले खाड़ी देशों ने कहा था कि वो अपने एयरबेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर भी हमले शुरू कर दिए।
रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। इससे एयरपोर्ट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और रियल एस्टेट कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बाद यूएई का रवैया बदला। अब वो ईरान को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। मार्च से ही यूएई की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। उस समय ईरान के ऊपर ऐसे लड़ाकू विमान देखे गए थे जो ना अमेरिकी थे और ना इजरायली। कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ईरान के ऊपर फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट और चीनी विंग लूंग ड्रोन देखे गए थे, जिनका इस्तेमाल यूएई करता है। यूएई के पास आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान, मिराज जेट, ड्रोन, एयर डिफेंस सर्विलांस सिस्टम और हवा में ईंधन भरने वाले विमान हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में यूएई की एयरफोर्स काफी मजबूत मानी जाती है। यूएई ने संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसमें जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ खत्म करने के लिए बल प्रयोग की बात कही गई। यूएई ने दुबई में ईरान से जुड़े स्कूल और क्लब बंद किए और ईरानी नागरिकों के वीजा नियम भी सख्त कर दिए। ईरान लगातार यूएई पर अमेरिका और इजरायल का साथ देने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।